नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन का, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत करते हुए आपको चलिए बता दें कि बुलेटिन में आज क्या कुछ खास रहेगा। तो बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा को लेकर के पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है और इसी को लेकर के आज महागठबंधन की भी बैठक होने वाली है, जिसमें देखिए आज सीटों के बंटवारे को लेकर के एक संभावना है कि ऐलान हो सकता है। और वहीं दूसरी खबर जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तो इस खबर में आपको जानकारी देंगे आखिर किस तरह से आतंकियों के हौसले पस्त किए जा रहे हैं। और वहीं तीसरी खबर में बात होगी हमास और इजराइल की, जिसने सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया है। इजराइल की ओर से भी बंधकों को रिहा कर दिया गया, जिसका मकसद इजराइल और हमास के बीच में चल रहे युद्ध को खत्म करना और शांति को मजबूत बनाना है। और ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था, जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। तब से देखिए दोनों तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये शांति समझौता अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की की मदद से हुआ है। बिल्कुल। और चौथी और आखिरी खबर में बात होगी गाजा शांति सम्मेलन के मंच पर सोमवार को एक ऐसा पल आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जमकर स्वागत किया और उन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल भी बता दिया। तो इन सभी खबरों को हम एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे आपको आखिर क्या कुछ खास है इन खबरों से जुड़ा हुआ। और इसलिए शुरुआत कर लेते हैं चलिए बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल हर दिन और गर्माता हुआ जा रहा है। तो पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख अब बेहद करीब आ चुकी है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है और आज मंगलवार को इस पर अंतिम फैसला भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो सूत्रों के अनुसार आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है, जबकि वाम दलों ने भी अपने पुराने क्षेत्रों पर दावा ठोका है। और देखिए यहाँ पर कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की जो अंतिम दौर की बातचीत है वो चल रही है। इसमें तेजस्वी यादव सोमवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पटना मिलकर के जो है वो पटना वापस लौट आए हैं। हालांकि देखिए इसके पहले तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि इस बैठक के दौरान तेजस्वी की फोन पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत हुई और इससे पहले सुबह राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ सीटों पर चर्चा कर चुके हैं। तो काफी सीटों को लेकर के गीतू देखिए ये बातचीत का दौर जो है वो चल रहा है। संभवतः ऐलान हो सकता है। बिल्कुल किरण, और ऐलान हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पसोपेश है। तो बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव 15 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन करेंगे और तेजस्वी यादव राघोपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले 2015 में वो राघोपुर से चुनाव लड़कर विधायक बने थे और इसके बाद वो प्रदेश की महागठबंधन सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद 2020 के चुनाव में भी उन्होंने राघोपुर से जीत दर्ज की थी और 2025 में वो तीसरी बार वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो तेज प्रताप यादव नामांकन के बाद एक सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। और देखिए कि पार्टी की ओर से इसको लेकर के जो तैयारी है वो की गई है। और वहीं फिलहाल सीट बंटवारे से पहले आरजेडी और कांग्रेस अपने संभावित प्रत्याशियों को टिकट बांटने भी लग गए हैं। सीट का बंटवारा देखिए गीतू हुआ नहीं, लेकिन जो संभावित प्रत्याशी है उनको उन्होंने टिकट देना जो है वो शुरू कर दिया है। और ऐसे में देखिए दिल्ली से पटना लौटे राजद चीफ लालू प्रसाद यादव ने 3 प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल भी दिए। बिल्कुल। और लगातार जो ये कह सकते हैं हम इस वक्त बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर हमेशा किसी भी गठबंधन में खींचतान होती रहती है। अगर हम एनडीए की बात करें तो यहाँ पर तो सीटों का बंटवारा सही तरीके से हो गया है, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा हो गई, लेकिन महागठबंधन के लिए सख्त चुनौती बना हुआ है। किस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच ये जो जंग है सीटों की वो चल रही है, ये भी सभी को पता है। कल भी हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होनी थी और ऐसे में यहाँ पर
चर्चा की जानी थी, क्योंकि जो कांग्रेस है वो 50 सीटें मांग रही है और ऐसे में आरजेडी को भी लग रहा है कि वो कैसे इतनी सीटें देगी, कहां का उसे चुनाव लड़ना है, तो थोड़ा सा भी मंथन है। हालांकि समय ज्यादा बचा नहीं है इनके पास। बिल्कुल। और लेकिन ये बड़ी बात है कि अगर हम किसी भी राज्य में अगर चुनाव को देख ले, चाहे हम उत्तर प्रदेश का ही क्यों ना उदाहरण यहाँ पर गीतू ले ले, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को काफी दबा करके रखा था। और हम उपचुनाव की बात कर ले तो एक सिंगल सीट कांग्रेस के खाते में उन्होंने दिया नहीं और साइकिल की ही पूरी सवारी जो है वो उपचुनाव के दौरान रही। लेकिन ऐसे में देखिए, बिहार से लग रहा था कि कुछ स्थिति जो है वो परिवर्तित होगी, कांग्रेस का जो है थोड़ा सा वहां पर वर्चस्व जो है वो बढ़ा रहेगा। जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा की गई है, राहुल गांधी की तरफ से लगातार बैठकों का भी दौर चला है, एक्टिव नजर आए राहुल गांधी। लेकिन उसके बावजूद देखिए, आरजेडी वो तवज्जो देने को बिल्कुल यहां पर तैयार नहीं है जो कांग्रेस किसी समय में जो है वो रखा किया करती थी नेशनल पार्टी के तौर पर। और ऐसे में देखिए, क्षेत्रीय तौर पर भी अब बहुत ज्यादा उसको तवज्जो यहां पर मिल नहीं रहा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है और इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के करीब मच्छिल सेक्टर में सेना के जवानों ने सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। और देखिए कि एलओसी के करीब कुमकडी के वन क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो पहले से मिले इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने कई जगह पर एम्बुश लगाए हैं। और जैसे ही आतंकवादियों के एक दल की मूवमेंट वहां पर नजर आए तो जवानों ने उन्हें ललकारा, जिस दौरान आतंकवादियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों की तरफ से भी जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया और एक मुठभेड़ वहां पर जो है वो उसकी शुरुआत हो गई। बिल्कुल, और सूत्रों ने बताया कि कुछ देर चली मुठभेड़ के दौरान हथियारों से लैस आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए इलाके से भाग निकले, तो आतंकवादियों की तलाश के लिए संयुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है। तो लगातार यहां पर कोशिश है किसी भी तरह से इन आतंकियों को पकड़ा जाए और इनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब ना होने पाए। हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी भी जुड़ गए हैं। रमन, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल शाम को करीबन 7:25 पर ये कुपवाड़ा का माचिल सेक्टर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ है और यहाँ पर सीमा के उस पार यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पीओके से कुछ हलचल जो है वो संदिग्ध हलचल देखी गई थी और उस पर बाकायदा नज़र बनाए रखी गई भारतीय सेना के जवानों की तरफ से। और जैसे ही वो संदिग्ध हरकत लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आते हुए फिर लाइन ऑफ कंट्रोल को उसने पार किया तो वहाँ पर एक पूरी घेराबंदी कर सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग शुरू की गई, क्योंकि लगातार जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, पीओके में पिछले दिनों हमने हालात देखे, तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की नापाक कोशिश हो सकती है, इसका आभास जो है वो पहले से भारतीय सेना को था। इसलिए वहां पर पहले से ही हाई अलर्ट जो है वो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर रखा गया था। तो जैसे ही मुठभेड़ की शुरुआत हुई, आतंकी जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, तो करीबन 3 से 4 घंटे तक जो है उन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चली है और उस ऐसे में बीती रात 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। हालांकि उनके शव जो हैं वो अभी भी जंगल के अंदर ही पड़े हुए हैं और आधिकारिक रूप में अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। रमन, तकरीबन कितने आतंकवादियों के घुसपैठ की यहाँ पर जो जानकारी है, जो इनपुट है, वो अभी सुरक्षा बलों के हाथ है और कितने को ढेर किया गया, कितने अभी भी हैं जो अभी उस जंगल में जो है वो घूम रहे हैं, क्या जानकारी इसको लेकर के? माफ कीजिएगा। देखिए, लगातार अगर हम देखें तो जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आतंकियों की घुसपैठ की, तो उसमें कम से कम 2 आतंकी और ज़्यादा से ज़्यादा 4 आतंकियों की जो ग्रुप है वो होता है, यानी कि 2 से 4 आतंकियों का ये ग्रुप जो है वो अक्सर इस तरीके की घुसपैठ की कोशिशिएं करता है। बहुत कम होता है जब इससे बड़ा कोई ग्रुप जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा होता। अब जिस तरीके से इसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, यानी कि 2 आतंकी तो मिनिमम रूप में थे ही थे और अभी भी उस इलाके की घेराबंदी की हुई है, क्योंकि एक और दो और आतंकियों के होने की संभावना या आशंका जो है वो भारतीय सेना के जवानों को जो है, इसीलिए सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जो पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी, वहां पर बहुत एहतियात के तौर पर जो है एहतियात बरतते हुए सुरक्षा बल जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि हथियार जो अपने साथ ही आतंकी लेकर आए थे न केवल उनको बरामद किया जा सके, जो आतंकी मारे गए हैं उनके शव को बरामद किया जा सके। अगर इस मुठभेड़ के दौरान उस जंगल के अंदर, क्योंकि
जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा घना है, इस जंगल के अंदर कोई आतंकी छिपा हुआ है तो उसको भी जो है वो ढेर किया जा सके। बहुत संभावना इस बात को लेकर है कि जब ये फायरिंग की शुरुआत हुई है तो 2 आतंकी तो भारतीय सेना के हत्थे चढ़ गए हैं, लेकिन 1 से 2 आतंकी जो हैं वो एलओसी को पार कर वापस भागने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे होंगे। इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और फिलहाल पूरे इलाके की गहन तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है ताकि ये चीज सुनिश्चित किया जा सके कि वहां पर किसी तरीके का कोई और खतरा जो है वो रमन, मौजूद ये भी नहीं बताइए होगा। क्योंकि जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, यानी कि बर्फबारी शुरू हो गई जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि वो समय होता है कि जब जो आतंकी है वो ऊंची पहाड़ियों से नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड वहां पर हो जाती है, जिसके चलते अब सेना को शायद थोड़ी मदद मिले इन लोगों को लोकेट करने के लिए, इन आतंकियों को पकड़ने के लिए। तो अभी जो कार्रवाई की जा रही सेना के द्वारा वो काफी तेजी के साथ अगर होती है तो हम ये माने कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को ढेर करने की जो एक कोशिश है वो सेना की रहेगी। देखिए, निश्चित रूप में बीती रात की अगर हम बात करें तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका पड़ता है और लाइन ऑफ कंट्रोल से अक्सर घुसपैठ की कोशिशें होती हैं और खासतौर पर बर्फबारी जब बहुत हैवी हो जाए उससे ठीक पहले ये कोशिशें जो हैं वो सीमा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से तेज कर दी जाती हैं ताकि जो नाले हैं, जो पासिस हैं, उनको वो बर्फ से बंद हो जाएं, इससे पहले जो है वो घुसपैठ की जा सके। खासतौर पर जहाँ तक पहाड़ी इलाकों से नीचे आने की आतंकियों की बात है वो हिंटरलैंड का इलाका होता है, यानी कि जो अंदरूनी इलाके में आतंकी आकर पहाड़ी ऊंची पहाड़ी इलाकों के अंदर छिप जाते हैं, वहां पर हाइडआउट्स के अंदर। तो ऐसे में इस ठंड और बर्फबारी से बचने के लिए ये आतंकी जो है वो नीचे की तरफ आते हैं और यही सबसे गोल्डन मौका होता है भारतीय सेना के पास कि इन आतंकियों को इनके हाइडआउट में जाने से पहले जो है वो ढेर किया जा सके, क्योंकि अगर ये आतंकी एक बार अपने द्वारा निर्धारित किए गए हाइडआउट में चले जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आने वाले 4-5 महीने ये उसी हाइडआउट में छिपकर जो है वो गुजारते हैं और ऐसे में कोई भी इनकी मूवमेंट की जानकारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों तक नहीं पहुंचती है। तो सबसे गोल्डन मूवमेंट यही होता है कि जब आतंकी ऊपर पहाड़ी इलाकों से नीचे की तरफ आ रहे हो, उस समय इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो जानकारी मिले उस पर तीव्र कार्रवाई करते हुए इन आतंकियों को ढेर किया जा सके। रमन, क्या हथियारों के जखीरे की भी कोई जानकारी मिल रही है कि कितने हथियार लेकर के ये आतंकवादी जो है वो घुसपैठ कर रहे थे? 2 को जो ढेर किया गया है, शव तो बरामद अभी हुआ नहीं आतंकियों का, लेकिन ऐसे में क्या हथियारों को लेकर के या उसकी कोई बरामदगी हुई है? देखिए, निश्चित रूप में जो भी आतंकी इस समय घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो रहे हैं वो भारी भरकम और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होने की कोशिश उनकी रहती है ताकि यहाँ पर आकर उनको किसी तरीके से हथियारों की कमी ना खेले। हमने पहले भी देखा कि जो आतंकी मारे गए हैं उनके पास किस तरीके से M4 जो अमेरिकन मेड असॉल्ट राइफल्स हैं उन पर भी स्कूप लगा होता है, नाइट विजन डिवाइस लगे होते हैं, यानी कि रात में भी कहीं अगर हमला करना हो तो उसमें भी वो सक्षम हो। तो इस तरीके के अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर आतंकी जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक क्योंकि इनका शव बरामद नहीं किया गया है और अभी तक हथियारों की भी पूरी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं सेना की तरफ से अभी बताई नहीं गई है, लेकिन उम्मीद यही है कि 11-12 बजे तक जब इन दोनों आतंकियों के शव को बरामद कर दिया जाएगा तो उनके आसपास जो हथियार होंगे वो भी जो है वो बरामद कर लिए जाएंगे और इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी निकलकर सामने आएगी कि किस तरीके के हथियार जो है वो सामने लेकर आए। लेकिन अमूमन देखा गया है कि M4 कार्बाइन और AK-47 राइफल से लैस होकर ये आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर दाखिल होते हैं, साथ साथ में चाइनीज हैंड ग्रेनेड और बहुत तरीके से जो आईडीज या फिर रॉकेट लॉन्चर भी हमने कई बार देखा कि ये आतंकी जो है वो अपने साथ कैरी करते हैं। तो हथियारों का जखीरा जो है वो हमेशा से इन आतंकियों के साथ में रहता है और वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि न केवल पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जो कोशिश हो रही थी उसको नाकाम बनाया गया है, बल्कि इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को पूरी तरीके से बिल्कुल, और ये बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए और ऐसे ही ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी यहाँ पर रहने वाले हैं। धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए हमास का जिक्र हम करेंगे, क्योंकि हमास ने देखिए इजराइल के जो 20 बंधक थे उनको रिहा कर दिया है। इजराइल की सेना ने इस बारे में जानकारी दी है। इजरायली सेना ने यह कहा कि हमास ने गाजा युद्ध विराम के तहत बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। शांति योजना के पहले चरण के तहत हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया।
बिल्कुल, और ये पश्चिम एशिया को अस्थिर करने वाले 2 साल के विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो बंधकों की रिहाई की खबर से इजराइल में लोग बेहद खुश हैं और यहाँ जश्न जैसा माहौल नजर आ रहा है। हमास ने कहा कि 1900 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 20 जीवित बंधकों को रिहा किया जा रहा है। बंधकों की रिहाई का इजराइल के लोगों ने स्वागत किया है। इजराइल की सड़कों पर जश्न जैसा माहौल नजर आ रहा है और इससे पहले हमास ने इजराइल के 7 बंधकों को भी रिहा किया था। तो रिहा हुए लोगों को गाजा से यहीं पर लाया गया था। और वहीं देखिए कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। रिहा हुए लोगों में से 2 ने वैन से हाथ निकाल करके सैन्य अड्डे के बाहर में खड़े लोगों का अभिवादन भी किया। आप समझ सकते हैं कितनी राहत भरी सांस इन जो बंधक थे उन्होंने ली होगी कि वो जिंदा वापस लौट आए हैं। और ये जो महत्वपूर्ण कदम है उनकी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप, इन सबके एक सहयोग के ही जरिए जो है वो चीज़ें हो पाई। आज जो इजराइल की सड़कों पर गीतों हम जश्न का माहौल देख रहे हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक हाथ है, लेकिन इसके साथ साथ इजराइल की तरफ से नेतन्याहू जो है उन्होंने भी अच्छी भूमिका इसमें निभाई है। और देखिए कि आज यही लोग चाहते भी थे कि शांति हो, समझौता हो जाए, जहां पर भी दिक्कतें हैं बातचीत के जरिए चीजें सुधर जाएं, और ये होना भी चाहिए था। तो ऐसे में देखिए कि 2023 को इजरायली शहरों पर हमले में करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 251 लोगों को अगवा कर उन्हें बंधक बनाया गया था। इजराइल ने इसके जवाब में उसी दिन जो है गाजा पट्टी पर हमला भी कर दिया था, जिसमें 10 अक्टूबर को युद्ध विराम होने तक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। बिल्कुल, और अब इन लोगों की घर वापसी हो रही है। जो बंधक रिहा किए गए हैं उनके चेहरे की खुशी अलग ही दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं गाजा और इजराइल दोनों तरफ एक तरह से जश्न का माहौल है, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है इस युद्ध को और ऐसे में इसकी समाप्ति हर कोई चाहता था शांति बहाल हो, क्योंकि लगातार जब किसी देश का युद्ध होता है तो उसका खामियाजा वहाँ की जनता, वहाँ के लोग भुगतते हैं। और ऐसा हुआ भी क्योंकि काफ़ी बंधक जो थे वो इजराइल ने भी बनाए हुए थे। वहीं गाजा में भी जिस तरह से बंधक थे उनकी रिहाई होने के बाद अलग ही नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी खुशी का माहौल है। और पहले भी कहा ही जा रहा था कि क्योंकि जिस तरह से बंधक गाजा में बंद थे और ऐसे में उन्हें लग रहा था कि पता नहीं उनकी रिहाई कभी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस तरह से पीस समिट हुआ और शांति समझौता हुआ, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब दोनों देशों में शांति बहाल रहेगी और उम्मीद करते हैं आगे ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहे। बिल्कुल, देखिए बातचीत का दूसरा दौर जो है उसके लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में हमास से अब जो है मुझे लग रहा है कि सिर्फ इजराइल यही चाहता है कि वो हथियार जो है वो डाल दे, यानी कि हथियार जो है वो डालेगा तो इससे क्या है सीज फायर चीज़ें हो पाएंगी और शांति समझौता। क्योंकि बिल्कुल भी इजराइल को जो है भरोसा हमास के ऊपर में नहीं है। शुरुआत हमास के ही तरफ से देखिए गीतू यहाँ पर की गई थी और अब उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ यहाँ पर हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं उसमें किस तरह से गाजा की स्थिति बनी है, कितने लोग वहां पर मारे गए हैं, कितने बंधक भी बनाए गए हैं। लेकिन अब ये शांति वार्ता जिसके पहले चरण की जो है वो शुरुआत देखिए, यहाँ पर बंधकों को रिहा किया गया है, चेहरे पर खुशी है। लेकिन दूसरे दौर पे भी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमास इन बातों को जो है वो मान ले। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और खबरों की। तो गाजा शांति सम्मेलन की चर्चा चारों तरफ हो रही है और उसके मंच पर एक ऐसा पल आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्वागत किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल जो यहाँ नहीं है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर। हालांकि पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सम्मेलन में मौजूद नहीं थे, लेकिन ट्रंप ने फिर भी उन्हें याद किया। ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच बढ़ते रिश्तों को लेकर पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुनीर ट्रंप के आगे झुक गए हैं। समिट में ट्रंप ने शहबाज शरीफ की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री शरीफ यहाँ हैं और मुझे लगता है कि उन्हें मंच पर बुलाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए शहबाज शरीफ ने इतना सुनते ही तालियां बजाई, मंच पर जाते ही ट्रंप के सामने बिछ गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है और शरीफ ने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि उन्होंने दक्षिण एशिया में लाखों लोगों की जान बचाई है। तो साथ ही ये भी दावा करते हुए कहा कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को रोक दिया। शरीफ ने यह कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ भारत पाक युद्ध को रोका बल्कि अपनी शानदार टीम के साथ मिलकर के संघर्ष विराम भी कराया।
बिल्कुल। और ये देखिए किरण, यहाँ पर कहा जाता है कि एक झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो सच सा ही लगने लगता है। ट्रंप भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से यहाँ पर क्रेडिट वो लेते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया है, लेकिन हर कोई जानता है सच्चाई क्या है। तो ट्रंप ने कई मौकों पर यह दावा किया है कि उन्होंने इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन के सैन्य तनाव के दौरान संघर्ष विराम कराया था। हालांकि भारत ने इस दावे को कभी नहीं माना और बार बार खारिज भी किया है। वहीं पाकिस्तान ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहा है। शरीफ ने कहा, ट्रंप ने न सिर्फ दक्षिण एशिया में शांति लाई बल्कि लाखों लोगों की जानें भी बचाई हैं। आज गजा में शांति स्थापित कर उन्होंने मिडिल ईस्ट को भी राहत दी है। मैं उन्हें सलाम करता हूं। वो इस वक्त वो नेता हैं जिसकी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। और बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अमेरिका के लोग सोच रहे होंगे कि शायद हम डोनाल्ड ट्रंप को नहीं प्रेसिडेंट बनाते तो आज ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते। जिस तरह से महंगाई के दौर में जो है वो लेकर के चले आए हैं अमेरिकन को। इसके साथ साथ देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है गीतों की, गाजा में शांति जो कायम है होने जा रही है। अभी भी देखिए दिल्ली दूर है, यानी कि अभी भी हमास जब तक हथियार नहीं डालेगा इजराइल इस बात को नहीं मानेगा, भरोसा करेगा नहीं। अब ऐसे में ये देखना है कि हमास क्या वाकई हथियार यहाँ पर डालता है। दूसरे दौर की बातचीत होगी। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की जो ईरान पर किया गया था, तो हमास इसमें बिदक भी सकता है। हमास एक बार फिर से वो पुरजोर हमला जो है वो कर सकता है, शांति व्यवस्था वहाँ खत्म हो सकती है। लेकिन फिलहाल चलिए एक अच्छी खबर ये है, क्योंकि वहाँ के लोग इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, तो ऐसे में बंधकों की रिहाई हुई है। ये एक बेहतरीन, एक सराहनीय कदम डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर उठाया। लेकिन भारत पाकिस्तान को लेकर के जो लगातार वो ये कहते हैं, या पाकिस्तान देखिए दोहरा रवैया हमेशा से अपनाते हैं। जहां बेनिफिट दिखता है वहां पर वो अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है पाकिस्तान ध्यान में नहीं रखता। शहबाज शरीफ के सामने अगर आसिम मुनीर की बात हो रही है तो मुझे लग रहा है शहबाज शरीफ को थोड़ा सा शर्मिंदा होने की आवश्यकता थी, लेकिन वो तो मुस्कुराने लग गए और तालियां बजाने लग गए थे। तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का क्या वहां पर एक ओहदा है। और शायद ये ट्रंप भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान में जो यहाँ के प्रधानमंत्री उनकी कोई हैसियत नहीं है, और शायद यहाँ की जो सेना के चीफ है वही सब कुछ होते हैं। इसलिए ट्रंप ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से कूटनीति अपनाते हुए यहाँ पर मुनीर की ही तारीफ की और उन्हीं को पूछा है कि मुनीर यहाँ पर होते तो अच्छा होता। तो ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से यहाँ पर खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से ये कहा जाए कि कूटनीति वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहा, जरा वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं किरण जी। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. तो देखिए पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी किरण, झूठ बोलना, हमेशा से झूठ बोलता रहा है। एक और झूठ उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लखनऊ की बात कर लेते हैं, जहां पर लखनऊ में एक हिंदू परिवार ने अपनी नाबालिग बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाने का आरोप लगाया है। लव जिहाद का आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फरहान हुसैन पर लगाया गया है। पूरा मामला यह है कि फरहान हुसैन कश्मीरी मोहल्ले में रहता है और उसके पिता का नाम इसरार हुसैन है। फरहान ने 17 साल की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। देखिए वहीं की परिजनों ने फरहान हुसैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अभिषेक पांडे का, हमारे ब्यूरो हेड जो है हमसे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूरी जानकारी दीजिएगा, परिवार वालों का क्या कुछ आरोप है और ये आरोप आखिरकार लगा क्यों रहे हैं? किस तरह से जानकारी मिली कि जो है ये लव जिहाद के मामले हैं और इसी में जो है उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है?
देखिए, इस घटना की जानकारी तब हुई जब पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज करा दी। उससे पहले लंबे समय से परिवार परेशान था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। 112 यानी इमरजेंसी पुलिस सेवाओं को भी शिकायत की गई थी, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन एफआईआर जब रजिस्टर हो गई तब ये मामला खुल के आया है कि फरहान हुसैन ने एक नाबालिग लड़की को एक लंबे समय से अपने गिरफ्त में ले रखा था, उसको बरगला रहा था और लव जिहाद जैसा मामला सामने आया था। खास बात है कि ये फरहान हुसैन समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय सदस्य है, सपा के बड़े नेताओं के साथ, खुद अखिलेश यादव के साथ मंच साझा कर चुका है। तो ऐसे में ये मामला बड़ा हो गया कि एक इलाके में एक नेता ने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। परिवार का ये कहना है कि ये पहला मामला नहीं है, उनकी बेटी के साथ नहीं, और भी ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ पर उन्होंने ऐसी हरकत की और ऐसी घटना को अंजाम दिया है। अब जिस परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है वहां पर बेटी नाबालिग है, इसलिए उसका नाम उजागर नहीं किया सकता, लेकिन परिवार का कहना है कि इस कदर लड़की को अपने गिरफ्त में इसने ले रखा था, मानसिक शोषण किया गया है। वहां पर परिवार के अंदर कलह हो गई, लड़की ने घर में चोरी करनी शुरू कर दी, तमाम ऐसी चीजें घर में होने लगी जो आपत्तिजनक थी, और उसके बाद इस परिवार को जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ी और उसके बाद ये मामला सामने आ पाया है। बिल्कुल। और अभिषेक, ये माना जाए कि इस तरह के मामले अगर उजागर होंगे और उन पर कार्रवाई होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले हम देखते थे इस तरह के मामलों को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता था, पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन अब इन पर कार्रवाई होने लगी है। देखिए, अभी भी ऐसे बहुत सारे केसेस रजिस्टर नहीं होते हैं। लोक लाज की वजह से, समाज में इज्जत जाने के डर से लड़कियां ऐसे मामले अपने घर में नहीं बताती हैं। अगर बताती हैं तो परिवार थाने तक नहीं जाता, एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। लेकिन अब जब ऐसे लव जिहाद जैसे प्रकरण और ऐसे मानसिक और यौन शोषण के मामले अब जब खुल करके सामने आने लगे हैं, तो फिर ऐसे मामले अब पुलिस थाने तक भी जा रहे हैं, एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ये प्रकरण भी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन परिवार ने हिम्मत जुटाई और उसके बाद थाने में जाकर के ये मामला रजिस्टर हुआ है, और उसके बाद अब जाकर के एफआईआर रजिस्टर हुई है और कार्रवाई शुरू हो गई है। बिल्कुल, कार्रवाई शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। और इसी के साथ हमारे इस खास गुड मॉर्निंग इंडिया के बुलेटिन में इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।